हाय गुड मॉर्निंग। पार्ट 4 की बात कर रहा हूँ मैं। हम आंसर्स और उनके साथ के इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। CSIR नेट सितंबर 2022 आज ही का एग्जाम है, जो एग्जाम आप अभी देकर के आए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपकी मेमोरी और मेरी मेमोरी सॉल्यूशंस के लिए। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, घंटी बजा करके भाई शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। जिब्रान के ऊपर एक क्वेश्चन आया है और ये पूछा हुआ था कि ये किस तरह का आइसोप्रीन है, तो भाई इसका आंसर था डाइटरपीन। तुम्हें याद है कि ये आइसोप्रीन वाली फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आइसोप्रीन्स हमने शुरुआत की थी ब्लू हेज के साथ, और फिर हमने पाया कि भाई हमारी बॉडी में भी विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, ई, के, ए, जिसे आप अल्फा कैरोटीन के नाम से भी जानते हो, जहाँ 2 विटामिन जुड़े होते हैं, मतलब ये सारी कहानी आइसोप्रीन में थी। और जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो जहां सूंघो भाई नींबू की खुशबू, गुलाब की खुशबू, सब आइसोप्रीन है। और स्वाद भी लेना चाहो पेड़ पौधों के तो उसमें भी आइसोप्रीन का बहुत बड़ा रोल था। ऐसे ही ये हार्मोन भी था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। मेरा सजेशन भी था प्रिपरेशन के टाइम पे कि हमें सभी हार्मोन्स की 3 बातों पर ध्यान देना है। हार्मोन्स किस चीज़ों से ओरिजिनेट होते हैं, हार्मोन्स के टारगेट्स क्या हैं, और हार्मोन्स किस पाथवे के द्वारा एक्ट करते हैं। तो चलिए इन्फॉर्मेशन उसी के आसपास थी। एक क्वेश्चन ये भी आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। यार ये ऑक्सीडेशन वाली कहानी कंफ्यूजिंग होती है क्या हमेशा? इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आप इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल रहे हो, एटीपी बना रहे हो और सुन पा रहे हो। लाइफ तुम इसलिए दो, लकड़ियां जलती हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, और जल के क्या मिलता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी CO2 को भी जलाया है क्या? CO2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसमें आप फर्दर और ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते। बाकी सब चीजों का आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, मतलब इन्हें अभी और O2 और ऐड करके आप रिएक्शन में एनर्जी निकाल सकते हो, बट CO2 के साथ नहीं। तो प्रोबब्ली इसका आंसर CO2 ही था। एक क्वेश्चन ये भी आया कि एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म। भाई प्यूरिन बायोसिंथेसिस की बात कर चुके थे हम लोग, अब प्यूरिन कैटाबोलिज्म भी देख लो। जब प्यूरिन टूटना शुरू होते हैं तो GMP सबसे पहले ग्वेनोसिन में टूटता है, फिर ग्वानिन अलग हो जाता है और उसके बाद में ये ज़ैंथिन बन जाता है। सिमिलरली AMP भी आइनोसिन, आइनोसिन से हाइपोजैंथिन से बनते हुए अल्टीमेटली ये भी ज़ैंथिन बनेगा, और ये ज़ैंथिन यूरिक एसिड बन जाते हैं। अब ये यूरिक एसिड आगे अपनी कहानी को पूरा करेगा, लेकिन आपको आंसर तो मिल गया ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म, ये तो यूरिक एसिड ही है। एक क्वेश्चन ट्रांसपोजोन्स के ऊपर था, जहां पे आपको नाम दिए गए थे और क्लास दी गई थी। जैसे DNA ट्रांसपोजोन्स की अगर हम बात करें तो DNA ट्रांसपोजोन्स के एग्जांपल्स है P एलिमेंट ड्रोसोफिला का, ACDS मेज का, TN3 TN10 ई कोलाई का, TAM3 स्नैपड्रैगन का। रेट्रोवायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेसी कहानी होती है, तो इसमें कोपिया है ड्रोसोफिला का, टाइप 1 ईस्ट का, THE ह्यूमन का और BS1 मेज का। नॉन रेट्रोवायरल ट्रांसपोजोम जिनमें पोली ए की टेल पाई जाती है, और आमतौर पर इनका 5 प्राइम ट्रंकेटेड होता है। यहाँ भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एंडोन्यूक्लियस होते ही हैं। इसके एग्जाम्पल से F एलिमेंट, L1 और SIN4। आई होप आपके जो मैच द फॉलोइंग की कहानी थी उसमें इसी टेबल के ऑप्शन वहां रखे हुए थे और आपने क्वेश्चन सही भी किया होगा। एक क्वेश्चन सेल सेल इंटरेक्शन में भी आया। इंडियट शायद 2 क्वेश्चन आया सेल सेल इंटरेक्शन के। इनमें से एक तो ये जो जंक्शंस के नाम है इनके ऊपर है। एग्जैक्टली मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि भाई वो किस पर्टिकुलर फंक्शन को पूछ रहे हैं, बट टायर्ड जंक्शन का रोल था सीलबंद बैरियर क्रिएट करना। Seal neighboring cells together in an epithelium sheet to prevent leakage of extracellular molecules between them, help polarize cell. Adherent junction सेल के अंदर मौजूद एक्टिन के फाइबर से इंटरेक्ट करते हैं। एक सेल के एक्टिन को दूसरे सेल के एक्टिन से आपस में कोरिलेट करा देते हैं। तो एक तरह का ये मैकेनिकल जंक्शन है, और ये एक तरह का कोई भी स्ट्रेस डेवलप होगा अगर सेल के ऊपर तो उसको झेलने में हेल्प करता है। ऐसे ही डेस्मोसोम भी है। ये ज्वाइन करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ वन सेल टू द नेबरिंग सेल। एक सेल के इंटरमीडिएट को दूसरे सेल के इंटरमीडिएट से कनेक्ट करने की कहानी। तो होता यह है कि भाई जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये आपस में जुड़ गए, तो जब भी कभी सेल के ऊपर कोई खिंचाव पड़ेगा, कोई प्रेशर पड़ेगा, तो सारी सेल की लेयर एक यूनिट की तरह काम करेगी उसको झेलने के लिए। गैप जंक्शन तुम्हें याद होगा, हमने कोनेक्सिन्स कोनेक्सोन्स की बात की थी, और हमने कहा था कि एनिमल सेल्स में वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये काम करते हैं। इंडिट जो काम प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा काम करता है वही काम गैप जंक्शन कर रहा होता है एनिमल सेल्स के अंदर। हेमिडेस्मोसोम में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई इंटरमीडिएट फिलामेंट ECM से अटैच्ड हैं या बेसल लैमिना के साथ में, और ऐसे ही एक चीज़ और भी थी, फोकल एडेशन। तो आई होप कि क्वेश्चन जो रहा होगा वो इसी के आसपास के इन्फॉर्मेशन से रहा होगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि लैक ऑपरॉन के ऊपर सवाल आया था सिस और ट्रांस की बात करते हुए। लैक ऑपरॉन तुम्हें याद है
भाई हम बात करते थे कि यहाँ पे एक आई जीन है, उसका अपना एक प्रमोटर है, और लैक ऑपरेंड में हमने बात की है प्रमोटर की, ऑपरेटर की, जेड की, वाई की और ए की। और इसके अलावा हम लोगों ने किसी एक एलिमेंट का जिक्र और किया था जो कैप नाम का प्रोटीन बनाता है। तो ये सारे कंपोनेंट थे लैक ऑपरेंड में। जब हम बोलते हैं कि भाई ट्रांस एक्टिंग कौन है, जैसे कि आई ने आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बना रहे, प्रोटीन डिफ्यूज होकर के दूसरे डीएनए पे आके बाइंड कर गया। अब आप कहोगे कि ई कोलाई में सेम डीएनए का मॉलिक्यूल है, अगर ये अलग अलग डीएनए के मॉलिक्यूल पे होते तब भी आपका जो रेप्रेसर था वो जाके वहाँ बाइंड कर जाता। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसी डीएनए के सीक्वेंसेस जो डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाते हो अपना असर दिखाने के लिए, उनको बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग। अब इस प्रमोटर की बात करते हैं। ये प्रमोटर भी एक डीएनए की सीक्वेंस और ये भी एक एलिमेंट है। आरएनए पॉलीमरेज आता है और आरएनए पॉलीमरेज जाके यहाँ बाइंड किया तो वो इस हिस्से को ट्रांसक्राइब करेगा या किसी और डीएनए के पीस को। ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड कर रहा है और जीन ये वाली ऑन हो गई। तो ऐसे डीएनए के एलिमेंट जो जिस डीएनए पर अवेलेबल हैं वहीं पर अपना असर दिखाते हैं, उनको बोलते हैं सिस एक्टिंग। तो इस पूरे केस में प्रमोटर, ऑपरेटर ये सिस एक्टिंग थे, आपकी आई जीन ये ट्रांस एक्टिंग थी। और कोई अगर ऑप्शन होगा तो वो देखना पड़ेगा। अगर कैप प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन की बात कर रखी तो वो भी ट्रांस एक्टिंग था, मतलब सिर्फ ये देखना था कि वो डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं। सो एक क्वेश्चन जो था रामचंद्र प्लॉट पर भी आया था, जहां फाई और साई इनके एंगल्स पर जो बनने वाले क्वाड्रेंट्स थे उनमें से किसी पर पोजीशन पूछा हुआ था शायद, जैसे एंटी पैरेलल, पैरेलल बीटा शीट्स कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, पाई हेलिक्स, 310 हेलिक्स कहाँ पाए जाते हैं, और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहाँ पर पाया जाता है। तो आई थिंक या तो क्वेश्चन इस तरह का था या फिर क्वेश्चन क्या वैल्यूज़ के ऊपर था कि राइट हैंडेड की, फाई और साई की वैल्यूज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, या फिर लेफ्ट हैंडेड की। एनीवे आई होप इस ग्राफ को देख करके आपको याद आ गया होगा कि पॉसिबल क्वेश्चन का कंटेंट क्या था और आंसर क्या है। शेयर जरूर करना कि ये तुम्हारा कैसा गया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, क्लैथरिन कोटेड कहानी। तो इसमें ये था कि भाई जब भी रिसेप्टर से कोई आकर के पार्टिकल बाइंड करेगा, फॉर एग्जांपल एलडीएल का ले लेते हैं हम लोग, एलडीएल रिसेप्टर से एलडीएल आके बाइंड करता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये रिसेप्टर के जस्ट नीचे AP2 कॉम्प्लेक्सेस थे जिन्होंने क्लैथरिन को अपने चारों तरफ लगा रखा था। फिर ये प्रोसेस शुरू होती है एंडोसाइटोसिस की और कोटेड वेसिकल के रूप में सिस्टम अंदर हो जाता है। अब पीएच थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू होती है अर्ली एंडोजोम में, और इस टाइम क्लैथरिन की कोट हट जाती है, AP2 हट जाते हैं, और जब ये लेट एंडोजोम में pH 5 के आसपास पहुंच जाती है तो रिसेप्टर और लाइगेंड के बीच का भी इंटरेक्शन हट जाता है। अब ये तो पहुंचा देंगे लाइसोसोम में डिग्रेड करने के लिए और रिसेप्टर को रिसाइकिल कर देते हैं सरफेस के ऊपर। क्या ऐसा ही था सवाल? एक वोबल हाइपोथेसिस पे भी सवाल आया बिना नाम लिए। इसमें कहा गया था कि भाई अगर आपकी किसी पोजीशन पर, जैसे हो सकता है इन्होंने ये कहा हो कि ट्रांसफर आरएनए में जो एंटीकोडन वाला पार्ट है वहाँ पे हमने आई लगा दिया तो क्या होगा। देखिए अगर इस पोजीशन पर ट्रांसफर आरएनए में, जैसे हम बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडन, अगर इस जगह पर हमने आयनोसिन लगा दिया तो फिर सामने चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरोसिल हो, चाहे एडेनिन हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से पेयर कर लेगा। यानी कि अगर GAI ये आपका एंटीकोडन है, एंटीकोडन में कोडन की पोजीशन है 5' to 3', 1 2 3, तो मैसेंजर आरएनए पर जो ये कोडन पहचानेंगे 5' to 3' पोजीशंस हैं 1 2 3, तो ये पहचानेगा G साइटोसिन को, A पहचानेगा यूरोसिल को, और अगर मैंने यहाँ लास्ट वाली पोजीशन पर आयनोसिन लगा दिया है तो फिर चाहे यहाँ पर A हो, चाहे यहाँ पर U हो, चाहे C हो, मतलब आप केवल N लिख दो कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड आने पर उसे पहचान जाता है। तो यानी कि एक ही एंटीकोडन या एक ही ट्रांसफर आरएनए 4 डिफरेंट टाइप के कोडन को पहचान सकता है। अब ये तो खैर क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज बताएगी कि वहाँ एग्जैक्टली किस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, बट जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको यहाँ समझा दी है। और ये वोबल वाली कहानी जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारे साथ नाम लिख करके ही आए। तो भाई स्पीड पकड़ो थोड़ी सी और अच्छे क्वेश्चन अच्छे अरेंज करके दो। जिन लोगों ने अभी तक अच्छे क्वेश्चन अरेंज करके भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाले कोर्सेज को लेकर के भी है। CSIR नेट, गेट, BT और MSc एंट्रेंस के यूनिवर्सल कोर्सेज हम लोग शुरू कर रहे हैं 20 सितंबर 2022। इन लेक्चर्स की खास बात रहेगी कि हम लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को पकड़ेंगे, वो इन्फॉर्मेशन जो 2022 तक आ चुकी है। भाई एग्जाम वालों का ना आजकल बड़ा दिमाग खराब हो रखा है, कुछ नहीं पता वो कौन सी इन्फॉर्मेशन कब उठाकर दे दें, पुरानी भी और नई भी। तो हम लोग सरप्राइज होने से अच्छा है कि हम लोग अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करें और नई तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करें। 19 सितंबर तक कुछ अमेजिंग आपके पास ऑफर भी हैं फ्री डिस्काउंट्स के। अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। चलिए फिर
मजे कीजिए, क्वेश्चन भेजते रहिए और मुझे आंसर देने का मौका दीजिए। बाय बाय।